हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिक्स की बुक स्टार्ट करेंगे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी लोकतांत्रिक राजनीति। उसका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग यानी सत्ता की विभाजन या सत्ता की हिस्सेदारी। ओवरव्यू। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी डैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। इस चैप्टर में हम पिछले साल 9th में जब हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा उसी से संबंधित आगे पढ़ेंगे हम। वी नोटेड लास्ट ईयर इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। पिछले साल हमने देखा था कि पूरी पावर्स गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास यानी एक अंग के पास नहीं होते। आपको पता, पिछले साल मैंने बताया था कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग्स ऑफ पावर शेयरिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। जिसमें हमने बताया था कि डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए आवश्यक है कि पावर्स किस किस में बटी हुई हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर कैरी द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। इस चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है, कि पावर्स का डिवाइडेशंस क्यों आवश्यक है। वी स्टार्टेड 2 स्टोरी बेल्जियम एंड श्रीलंका। इसमें इस बुक में हम 2 कंट्री की स्टोरीज पढ़ेंगे जिसके आधार पर हम आइडिया लगाएंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों नेसेसिटी है। बट दिस स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। द स्टोरीज yield some general conclusion about the need for power sharing in डेमोक्रेसी। इन दोनों स्टोरी को पढ़ के हम ये इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे होता है। दिस अलाउज us to discuss various form of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. फर्स्ट स्टोरी है बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये 2 कंट्री हैं। इन दोनों कंट्री की हम स्टोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा कंट्री है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारे कंट्री का जो स्टेट है हरियाणा उससे भी छोटा है ये। इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। मतलब इसके जो बॉर्डर्स हैं नेबरिंग कंट्री से टच करते हैं, फ्रांस से, नीदरलैंड से और जर्मनी से, नीदरलैंड से, जर्मनी से एंड लग्जमबर्ग से। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ही थोड़ी कम है, अबाउट हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। या इससे ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारे जो स्टेट है हरियाणा की है। द कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस छोटे से कंट्री में जातीय जटिलता बहुत ही जटिल है। मतलब यहाँ पे जो भी जाति वाले लोग रहते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्री ऑफ टोटल पॉपुलेशन 59% ऑफ लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन्स एंड स्पीक डच लैंग्वेज। इस कंट्री के जो जनसंख्या के 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। अनदर 14% कंट्री लिव इन वॉलोनिया स्पीक रीजन्स एंड स्पीक फ्रेंच। और 40% लोग वॉलोनिया रीजन में रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच में। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन। और जो 1% लोग बच गए हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। इस बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं जबकि 20% लोग डच स्पीकिंग बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी आर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जहाँ वहाँ की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स की, वहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं, फ्रेंच लोग जो बोलने वाले समुदाय हैं वो रिच और पावरफुल है। दिस वर रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कुछ समय बाद डच स्पीकिंग समुदाय के लोग जिन्होंने वहाँ पर धीरे धीरे आर्थिक विकास किया एंड एजुकेशन मतलब अभी शिक्षा की प्राप्ति की, दिस लेड टू बी टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960। तो दोनों समुदाय जो फ्रेंच वाले और डच स्पीकिंग लोगों के बीच में 1950 और 1960 के बीच में मतभेद चले। द टेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट एज
इन ब्रसेल्स ब्रुसिलिया प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पर जो संख्या में कम थे फ्रेंच लोग वो अमीर थे, और जो संख्या में ज़्यादा थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन द कंट्री, जबकि पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, लेकिन कैपिटल में डच स्पीकिंग लोग कम थे, डच बोलने वाले लोग कम थे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कौन से थे, फ्रेंच वाले थे। लेट अस कंपेयर टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, श्रीलंका एंड आइसलैंड कंट्री। इस ऐसे ही एक अदर कंट्री है श्रीलंका, जहाँ से हम इसकी स्थिति का पता लगाते हैं कि वहाँ पर क्या कंडीशन है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कॉन्स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। हमारे जो स्टेट है साउथ में तमिलनाडु से, उसके भी नीचे साउथ में तमिलनाडु से नीचे की तरफ एक आइसलैंड कंट्री है श्रीलंका, और इसकी पॉपुलेशन कितनी, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट सेम इन एज इन हरियाणा। इसकी जो पॉपुलेशन है हमारे स्टेट हरियाणा के बराबर है, 2 करोड़। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर, जैसे बेल्जियम में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेकर थी पॉपुलेशन में, सेम यहाँ श्रीलंका में भी है। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंहला स्पीकर्स। सिंहला वहाँ की लैंग्वेज है। यहाँ पे 74% लोग सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं, और बाकी तमिल स्पीकर कितने हैं, 18%। अमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप, और उसमें भी 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, जो वहाँ के रेगुलर निवासी हैं वो उनको बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स, जो कितने हैं, 13%। द रेस्ट, और जो बाकी बचे हुए हैं, हुज फोर फादर्स, जिनके पूर्वज भारत से श्रीलंका में प्लांटेशंस वर्कर के तौर पे गए और वहीं सेटल हो गए, तो उन तमिल्स को इंडियन तमिल्स के लिए बोला जाता है। कम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियंस तमिल। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. हम मैप में अभी बताऊंगी मैं आपको कि जो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ तमिल्स लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट, और सिंहला लैंग्वेज में भी बोलने वाले अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू, और जो बाकी के तमिल्स हैं उनमें से हिंदूज और मुस्लिम थे। देर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चन, और 7% लोग यहाँ पे क्रिश्चियंस धर्म को फॉलो करने वाले हैं, जो तमिल भी हैं और सिंहला वाले भी हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेजेस ऑफ न्यूमरस मेजोरिटी, मतलब यहाँ ये बताया गया है जिसके पास मेजोरिटी है वो इस पावर्स का या फ़ायदा उठाना चाहती है। First, it will be on the French and German-speaking population. This would push the conflict. इससे क्या होगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद बढ़ेंगे समुदायों के बीच में among communities further. This could lead to a very messy partitions of the country. Both the side would claim control over Brussels. दोनों ही एक तरह से कंट्री का पार्टीशन करके ब्रुसेल्स पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम की जो कैपिटल थी। इन श्रीलंका, सिंहला कम्युनिटी एंजॉय एंड even bigger majority and could impose its will on the entire country. और सेम ऐसे ही श्रीलंका में जो सिंहला जाति सिंहला लैंग्वेज को बोलने वाले जो समुदाय था, जो मेजोरिटी में था, वो भी अपनी इच्छाओं को पूरे कंट्री पर थोपना चाहता था। नाउ लेट अस लुक एट द व्हाट हैपन इन द बोथ दिस कंट्री। देखिए ये है बेल्जियम्स कंट्री, यहाँ पे बताया गया ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन्स, ये है वाला एरिया है। वॉलन फ्रेंच स्पीकिंग, ये फ्रेंच स्पीकिंग वाला है। फ्लैमिश यहाँ पे डच स्पीकिंग, और ये जर्मन स्पीकिंग का है। अब देखिए ये साथ में जो भी ग्लॉसरी है आपको अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में आती है कई बार। एथेनिटिक, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, मतलब एक ही समुदाय के लोग जो सेम कल्चर और सेम भाषा है बोलते हैं। द कॉमन डिसेंटेड बिटवीन सिमिलरिटी फिजिकल टाइप्स और कल्चर और बोथ, दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटीज़, मतलब उसके जरूरी नहीं है कि सेम रिलीजन्स और नेशनलिटीज से नहीं होते हैं। एथनिक मतलब एक कॉमन चीज़
जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, इस तरह से। इधर भी बताया ग्लोसरी मेजिटेरियन मतलब बहुमत। बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू द रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट बाय डिसगार्डिंग द विशेज एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटीज। मतलब मेजोरिटीज में ये है कि संख्या में ज़्यादा और माइनॉरिटी संख्या में कम। मेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में जो इनका बहुमतवाद था जी। इट श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। द लीडर ऑफ सियाला कम्युनिटी साउथ टू सिक्योर डोमेन्स अवर गवर्नमेंट बाय विचुअस ऑफ द देयर मेजोरिटी। यहाँ के जो लीडर्स है सियाला कम्युनिटीज़ के, उन्होंने मेजोरिटी स्थापित कर ली थी श्रीलंका पर। मतलब एज ए रिजल्ट द democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सियाला supremacy। जैसे इलेक्शन होता है जिसमें जिसके पास मेजोरिटी होती है उसको पावर होती है, तो सेम एज श्रीलंका में भी क्या हुआ, जिसको मेजोरिटी मिली सियाला समुदाय को, तो उन्होंने चुनाव के माध्यम से वहाँ पर अपनी मेजोरिटी हासिल कर दी। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकोगनाइज सियाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्कार्डिंग तमिल। और 1956 में सियाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया तमिल के मुकाबले। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रीफेंटरी पॉलिसी डेट फेवर्ड सियाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन गवर्नमेंट जॉब्स। तो इसका रिफ्लेक्ट ये हुआ कि सियाला समुदाय के जो बोलने वाले कैंडिडेट्स थे उनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब में मेजोरिटी दी गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड दैट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और जो नया संविधान बना था उसमें बौद्ध धर्म को मानने वालों को भी पावर्स दी या उनको भी इम्पोर्टेंस दी गई थी। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Siala's leaders was sensitive to their language and culture. इसका बाद में ये हुआ कि तमिल लोगों के मन में धीरे धीरे ये आया कि सारे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टेप उठाए गए हैं वो किसके लिए, कि सियाला रूप के लिए। तो श्रीलंका में जो रहने वाले तमिल थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक पॉलिटिकल पार्टीज बनाई अपने मतलब अधिकारों के लिए। लेड बाय द बुद्धि सियाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू द लैंग्वेज एंड कल्चर। दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट पार्टी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। उन्होंने बताया कि जो संविधान द्वारा बनाई गई जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गए हैं। उनके साथ डिस्क्रिमिनेटेड यानी भेदभाव किया गया अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब में अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सियाला एंड द तमिल कम्युनिटी स्टेट पावर टाइम। धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे मतभेद बढ़ते गए सियाला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज स्ट्रगल फॉर रिकोगनाइजेशन तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। तो श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी एक पार्टी बनाई, स्ट्रगल करा कि उनकी तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए, उनको इक्वलिटी दी जाए और एजुकेशन और जॉब में भी प्रायोरिटी दी जाए। बट दे डिमांड for more autonomy to province populated by the Tamil were repeatedly denied. The 1918 several political organizations were formed demanding an independent Tamil alums. और बाद में ये हुआ कि तमिल भाषा बोलने वाले लोगों ने अपनी एक अलग स्टेट की डिमांड करी, तमिल इलम्स, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। इट सोन टर्न इनटू सिविल वार। धीरे धीरे ये हुआ कि वहाँ गृह युद्ध की स्थिति होगी। सिविल वार मतलब किसी कंट्री के अंदर ही दो गुटों में जो युद्ध होता है उसको कहा जाता है। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। इसका रिजल्ट हुआ कि बहुत सारे लोग इस अलग अलग समुदाय के जो इस युद्ध में मारे गए। मैनी फैमिली वॉज फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी। और कई लोग अपना देश छोड़ने में मजबूर हो गए, जैसे अदर पास वाले कंट्री पर शरणार्थी बनने को भी मजबूर हो गए।
रिफ्यूजी मतलब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाना। यू हैव रीड चैप्टर फर्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10 अबाउट द श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी हमने पढ़ी नहीं है इकोनॉमिक्स, उसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक्स रूप में श्रीलंका कितना डेवलप था, एजुकेशन, हेल्थ। बट द सिविल वार हैज़ कॉज्ड अ ट्रेबल सेटबैक ऑफ द सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एंडेड इन 2009। लेकिन यहाँ के सिविल वॉर ने यहाँ के सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। और ये सिविल वार कब एंडेड हुआ? 2009 में। अकोमोडेशंस इन बेल्जियम। बेल्जियम की समझदारी। द बेल्जियन लीडर टुक अ डिफरेंट पथ। अब बेल्जियम लीडर्स ने इस समस्या को सॉल्यूशन करने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। दे रिकोगनाइज द एक्सेलेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चर एंड डाइवर्सिटी। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यहाँ रीजनल डिफरेंसेज और कल्चर और डाइवर्सिटीज़ है। तो इसके लिए उन्होंने क्या स्टेप उठाया? बिटवीन 1970 and 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। उन्होंने 1970 और 1993 तक संविधान में 4 बार परिवर्तन किए और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि सभी धर्मों को, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग सेम कंट्री में रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इन डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री इज़ वेरी इनोवेटिव। मतलब ये थोड़ा अलग ही अरेंजमेंट था। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल्स। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने ये प्रावधान किया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले सेम मिनिस्टर्स को समानता का दर्जा दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। Some special law require the support of majority of members from each linguistic group। और प्रत्येक भाषा बोलने वाले ग्रुप से समान मेजोरिटी वाले मंत्रियों को चुना जाएगा, मतलब उनको दोनों को मेजोरिटी दी जाएगी। Thus no single community can make decision unilaterally। मतलब एक ही जाति के लोग किसी भी डिसीजन को नहीं ले सकते हैं। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अपने खुद की पावर दे दी है, वो किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ब्रुसेल्स की एक जहाँ उस कंट्री बेल्जियम की जो कैपिटल है वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट काम करती है और वहाँ पे सभी समुदायों को इक्वल रिप्रेजेंटेशंस दिया गया है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ देखिए सिविल वॉर का क्या मतलब होता है? अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन द कंट्री। मतलब एक ही कंट्री में अलग अलग समुदायों के द्वारा जो मतभेद होता है उसको बोलते हैं सिविल वॉर। बिकेम सो इंटेंस डेट अपीयर लाइक अ वॉर। अपार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कहाँ की बात कर रहे हैं हम? बेल्जियम की। देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एक अलग तरह की सरकार बनाएगी। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, यानी सामुदायिक सरकार, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। उसमें सामुदायिक सरकार में ये होता है कि जैसे डच वाले लोग अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, फ्रेंच वाले लोग अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, जर्मन स्पीकिंग वाले अपने बनाएंगे। नो मैटर वेयर दे लिव। उसके ये मतलब नहीं कि वो कहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट होगी। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। इस गवर्नमेंट को ये पावर होगी कि वो अपने लैंग्वेज से संबंधित, कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज से रिलेटेड इशूज़ से संबंधित डिसीजन ले सकती है। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इट इंडीड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल इन बेल्जियम, बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन ये जो अरेंजमेंट किया गया है वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। दे हेल्प टू अवॉइड civic strife between the two major community as a possible division of the country on linguistic line। मतलब इस अरेंजमेंट के द्वारा ये है कि वहाँ पर जो सिविल वॉर की स्थिति बाद में ख़त्म हो गई और सबको इम्पोर्टेंस दी गई है।
When many countries of Europe come together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. बहुत से कंट्रियों ने वहाँ यूरोपियन के कंट्रियों ने एक संघ बनाया और ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर बनाया। ब्रुसेल्स यानी यूरोपियन कंट्री बेल्जियम की कैपिटल है। What do you learn from these two stories, Belgium and Sri Lanka? Both are democratic. दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक थे, yet they dealt with questions of power sharing different. दोनों में पावर शेयरिंग डिफरेंटली थी। In Belgium, the leader have realized the unity of the country is possible only by respecting feeling interests of different community. ये चीज़ देखिए कि बेल्जियम्स ने ये रियलाइज़ किया, वहाँ के लीडर्स ने ये रियलाइज़ किया कि किसी भी कंट्री की यूनिटी के लिए क्या है कि वहाँ के रेस्पेक्टिंग मतलब अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों की फीलिंग्स का रेस्पेक्ट किया जाए, उनके इंटरेस्ट को देखा जाए, इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन। सच a realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power. Sri Lanka show us a constructing example. It showed that if a majority community want to force its dominance over others, refuse to share powers, it can undermine the unity of the country. और इसके विपरीत श्रीलंका ने क्या किया कि जो सिंहला लैंग्वेज को बोलने वाले जो संख्या में ज़्यादा थे, उन्होंने दूसरे समुदाय को दबाने का प्रयास किया और उनको पावर शेयरिंग नहीं दी, उनको पावर देने का मना किया था। इससे क्या हुआ कि देश की एकता ही खतरे में पड़ गई। मतलब हम दोनों कंट्री का कंपैरिजन करके देखेंगे कि बेल्जियम ने तो एक डिफरेंट मॉडल अपना दिया, सभी समुदाय को इम्पोर्टेंस दे दी और श्रीलंका ने नहीं दी। तो श्रीलंका ने नहीं दी तो वहाँ गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी।